नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज का पॉडकास्ट। और हमारे साथ आज बात करने के लिए वकील हैं। वकील भी कह सकते हैं और कहा यह भी जाता है कि जो उनका नेचर है, उनके नेचर को अगर बात करें तो उनके नेचर के सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। और आज हमारे साथ इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए दीनानाथ मिश्रा जी हैं, जो वरिष्ठ वकील हैं और लखनऊ परिवार न्यायालय में महासचिव के पद पर भी हैं। भाई साहब, आपका नक्षत्र न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, अब बात करते हैं परिवार न्यायालय की। परिवार न्यायालय की अगर बात करें तो चूंकि आप लमसम 25 सालों से परिवार न्यायालय को लगातार देखते जी। आ रहे हैं, तो बहुत सी छोटी बड़ी चीजें ऐसी होती होंगी जो घटती होंगी, बढ़ती होंगी, जिसके बारे में आपसे बेहतर कोई बता भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो पेशा है आपका वो वकालत का पेशा है। तो इसी कड़ी में बात कर लेते हैं कि परिवार न्यायालय की जो स्थापना हुई द फैमिली कोर्ट के नाम से उसको कहा गया, कि एक्ट बना 1984 के तहत की गई। इस एक्ट के अनुसार इन न्यायालयों को न्यायिक क्षेत्राधिकार वैसा ही होगा जैसा किसी जिला जज या निचले सिविल कोर्ट का हो सकता है। यहाँ परिवार और विवाहों से संबंधित विवादों के मामले भी सुने जाएंगे। तो ये मामले जो होते हैं, ये किस तरीके के मामले होंगे जिनको सुना जाएगा, ये बेहतर आप ही बता पाएंगे, तो देखिए, हमारे दर्शकों को बताएं। पारिवारिक न्यायालय में पति पत्नी के विवाद की सुनवाई मोस्टली होती है। अब उसमें बच्चे जैसे दोनों के बीच हैं तो उनका भी विवाद आता है, और दोनों के बीच अगर कोई संपत्ति है, पैसे का है, इस तरह के विवाद भी पारिवारिक न्यायालय में आते हैं। और पारिवारिक न्यायालय का गठन ही परिवार को बचाने के लिए किया गया कि परिवार ज़्यादा टूट रहे हैं तो उनको कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए पारिवारिक न्यायालय का गठन किया गया। यूपी में लमसम कुल जो फैमिली कोर्ट की अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी फैमिली कोर्ट स्थापित हैं और कितनी चलाई जा रही हैं? देखिए, वर्तमान समय में प्रत्येक जिले में फैमिली कोर्ट है, और लगभग 75 जिले हैं यूपी में। और हर जिले में पारिवारिक न्यायालय की कम से कम 2 जज तो हैं ही। जैसे लखनऊ महानगर है, ऐसे महानगरों में हमारी लखनऊ में 10 कोर्टें हैं इस समय पारिवारिक न्यायालय की। तो फैमिली कोर्ट का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है अब, और मुकदमे भी बहुत बढ़े हैं। तो सीधे सीधे कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से विस्तार बढ़ रहा है उसी तरीके से मुकदमे भी बढ़ रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? मुकदमे ज़्यादा बढ़े इसीलिए फैमिली कोर्ट को विस्तार करना पड़ा। मुकदमा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हर साल उसमें बढ़ोतरी ही देखी जा रही है। कहा जाता है कि यूपी फैमिली कोर्ट्स रूल्स 1995 के नियम 36 के अनुसार पारिवारिक न्यायालय जो है आप लोगों का, वो हाई कोर्ट के हिसाब पे ही चलता है। नहीं नहीं, हाई कोर्ट के अधीन तो है ही है। फैमिली कोर्ट हाई कोर्ट के अधीन है, और हमारे जो प्रिंसिपल जज हैं वो एज ए जिला जज काम करते हैं। तो तो फैमिली कोर्ट के जजों का जो भी आदेश है वो हाई कोर्ट में ही चुनौती दी जाती है। एक तरीके से अगर बात कर ली जाए, जब से फैमिली कोर्ट बना 1984 एक्ट के तहत, तो फैमिली कोर्ट कहीं ना कहीं जब से एजुकेशन आई अपने यहाँ, एजुकेशन एक तरीके से बढ़ी और लोग एजुकेटेड हुए। और मेरे कहने का तात्पर्य आप बहुत ठीक समझ रहे होंगे कि जब से लोग एजुकेटेड हुए उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस तरीके के मामले जो पारिवारिक न्यायालय में आते हैं पति पत्नी के, वो कहीं ना कहीं बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये हमारे देश और प्रदेश के लिए बड़ी असमंजस की बात है कि इस तरीके के जो न्यायालय में केस जा रहे हैं और बढ़ रहे हैं। इसमें ज्यादातर जो देखा जाता है आईएएस हैं, पीसीएस हैं, जज हैं, ऐसे लोगों के मामले आते हैं। इस पर क्या करें? नहीं, पद तो अलग चीज है, सभी इंसान हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही कि ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और इसलिए बच्चों में विवाद बढ़ता जा रहा है। उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे व्यक्तिगत रूप से हमें समझ में आता है कि बहुत लेट शादियां भी कभी कभी समाज को तोड़ने में सहायक हो रही हैं। फैमिली कोर्ट का प्रयास यही है कि लोगों को समझाया जाए। कितने परसेंट हो पाते हैं फैमिली कोर्ट मुकदमे निस्तारण की गति भी बहुत धीमी है, नहीं हो पाते हैं। ये सब समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्या है फैमिली कोर्ट की। और उसको सॉल्व करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत प्रयास किया जा रहा है। मेडिसिन सेंटर हमारे यहाँ चल रहा है, जिसमें समझाया जाता है, लोगों को परिवार बनाने की कोशिश की जाती है। आपको यहीं पे रोकूंगा कि कहते हैं मीडिएटर सेंटर जो आपके यहाँ बने हुए हैं, कहीं ना कहीं उन मीडिएटर सेंटरों में वकील ही बैठते होंगे। नहीं, हमारे फैमिली कोर्ट में मेडिएशन में कुछ समाज के अच्छे लोग जो समाज सेवी हैं, या कानून के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन है। कुछ डॉक्टर्स भी हैं,
तो क्या बहुत क्या बहुत मतलब आपके हिसाब से क्या माना जा सकता है कि जो मीडिएशन होता है वो कहीं ना कहीं सही होता है? कई बार आंकड़े ये निकल के आते हैं कि मीडिएशन फेल करा दिया गया, ये कर दिया गया, तो इस पे कुछ बताएंगे? मीडिएशन में सफलता की स्थिति कम है, लेकिन प्रयास करते हैं वो लोग कि प्रयास सफल हो, लेकिन सफलता कम मिल पाती है। कहीं ना कहीं मानते हैं कि कोर्ट कभी ये नहीं चाहता कि किसी को किसी की पत्नी से या किसी को किसी के हस्बैंड से दूर किया जाए, इसीलिए कोर्ट जो है कई बार मीडिएशन करवाता है, और जो है जब तक वो बचा सकता है उनकी जिंदगी जो 7 फेरों में जुड़ी हुई है उसको रोकने की कोशिश करता है। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, न्यायालय का प्रयास यही, और न्यायालय का उद्देश्य ही, पारिवारिक न्यायालय बनाने का उद्देश्य ही है कि परिवार बचाया जाए, और उसके लिए न्यायाधीश भी करते हैं, और वहाँ जो अधिवक्ता भी कार्य कर रहे हैं वो भी प्रयास करते हैं, मीडिएटर भी प्रयास करते हैं। लेकिन पार्टियों में ईगो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसलिए समझौते की परसेंटेज कम है। आपके यहाँ अधिकतर देखा जाता है कि जो मुकदमे लिखे जाते हैं कहीं ना कहीं वो डाउरी एक्ट के तहत लिखे जाते हैं। इस पे जरा विस्तार से बताएंगे, ये है क्या डाउरी एक्ट? नहीं, दहेज तो देखिए वो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, और दहेज एक्ट की वजह से ही फैमिली कोर्ट बढ़ रहा है ऐसा नहीं कह सकते। दोनों का अलग अलग क्षेत्र है, पारिवारिक न्यायालय के मुकदमे अलग हैं और दहेज के मुकदमे अलग सुने जाते हैं, और क्रिमिनल कोर्ट में सुनवाई होती है। लमसम आप 25 वर्षों से लगातार जो है परिवार न्यायालय में काम करते आ रहे हैं और बहुत से अनुभव आपने देखे होंगे। उन अनुभवों में कहीं ना कहीं बड़े जो तबके के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं आ रहे होंगे आपके पास। तो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी विधा है जिसको लेकर हमारे यहाँ ये तेजी से बढ़ रही है? ये तो पहले फॉरेन वॉरेन में चलता था, हाँ ठीक है चल गया, 1 महीना आप वो रह लिए उनके साथ, तो इस पे क्या कहेंगे? प्रमुख कारण है संस्कार को खत्म होना। लोगों को संस्कार नहीं मिल पा रहा है, बाजारवाद बहुत हावी है, इसलिए परिवार टूट रहे हो, चाहे बड़े स्तर पर हो चाहे नीचे स्तर पर। फैमिली कोर्ट में कहा गया कि 2013 में 40,589 और जो है दर्ज हुए मुकदमे। उसके बाद 2014 की बात कर ले तो सीधे बढ़ गए 4 गुना। तो इसको किस नजर से देखते हैं कि कैसे इतना बढ़ोतरी हो रही है, या सुने नहीं जा रहे हैं अब केस? सही आंकड़े तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मुकदमे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मुकदमा बहुत बढ़ा है और डिस्पोजल उस हिसाब से कम हो रहा है। एक कहीं मैंने इस रिसर्च में देखा था कि जो उत्तर प्रदेश के 14 जिले हैं उनमें जो जजेस हैं, 14 जिलों में ऐसे जजेस हैं जिनके पास 5-5 हजार मामले जो है अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। हाँ, कोर्टों में मुकदमे हैं, उसके कई कारण है मुकदमे बढ़ने के। ऐसा नहीं है कि जजों की वजह से ही वो बढ़ रहे हैं या वकील की वजह से बढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन भी बढ़ी है, मुकदमे भी बढ़े हैं, उस हिसाब से जजेस कम है, स्टाफ भी कम है, निस्तारण करने में सुविधा बहुत कम है। पारिवारिक न्यायालय में काम करने के लिए अभी सुविधाएं बहुत कम हैं, उसका भी असर पड़ रहा है, स्टूडेंट्स की बहुत कमी है। इसके लिए आप तो परिवार न्यायालय के महासचिव हैं और आप इसके लिए एक अपनी आवाज उठा सकते हैं, बुलंद कर सकते हैं, तो नहीं, कहीं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और तमाम बार बार की तरफ से लिखा भी गया है, हाई कोर्ट ने उसी तहत, फैमिली कोर्ट में 10 कोर्टें हैं, पहले केवल 2 कोर्ट हुआ करती थी, आज की डेट में 9 कोर्ट काम कर रही है, तो बढ़ भी रहा है। अब समय लग रहा है हर चीज का संतुलन बनाने में। एक्टों की बात कर लें, अगर परिवार न्यायालय के एक्टों पे आ जाते हैं हम्म। कि आम आदमी जो आज हमारे आपके बीच में है या गांवों में रहता है या शहरों में रहता है, छोटे शहरों से आता है, तो उनको एक्ट की जानकारी नहीं कि कौन सा एक्ट परिवार न्यायालय में कहाँ पर काम कर रहा है। तो जरा मैं आपसे एक शॉर्ट फॉर्म में चाहूंगा कि कुछ एक्टों के बारे में हमें बताएं जिससे हमारे दर्शक जागरूक हों। देखिए, पारिवारिक न्यायालय में एक्ट, पारिवारिक न्यायालय में बहुत कम एक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ तक है कि सबको नहीं जानकारी है, जी। तो उसके लिए हमारे यहाँ तमाम तरीके के न्यायालय से चल रही है योजनाएं बताने के लिए। जैसे जिला विधिक प्राधिकरण है, वो प्रयास कर रहा है सबको जागरूक करने के लिए, तो प्रयास चल रहा है। अभी सभी को तो जानकारी ये नहीं कह सकते कि हो पाई है, लेकिन ये सबको पता है कि पारिवारिक न्यायालय काम करती है, लगभग लोगों को जानकारी है कि पारिवारिक न्यायालय हर जिले में बना हुआ है। और क्या नई चीज जो अब आपके समय में निकल के आई हो इन कुछ सालों में परिवार न्यायालय में, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? नहीं, तो यही है कि लोगों में अब धैर्य नहीं है, संस्कार खत्म हो गया है, मुकदमा लड़ने के लिए ज्यादा आतुर दिखते हैं लोग। पहले हम लोग जब वकालत में आए हैं तो ज्यादातर लड़कों की तरफ से तलाक फाइल होता था, आज लड़कियां भी तलाक बराबर फाइल कर रही हैं।
कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये ईगो टकरा रहा है आपस में, या आपसी फ्रस्ट्रेशन है जो कहीं ऑफिसों में नहीं निकल पा रहा, वो आपस में पति पत्नियों में निकल रहा है। क्या इसको भी माने? ईगो तो सबसे बड़ा फैक्टर है, ईगो तो टकरा ही रहा है और लोगों में धैर्य नहीं है। और दूसरी चीज ये भी आती है कि एजुकेशन के साथ साथ ही कहा जाता है कि जैसे बेटी पक्ष है, तो जब कोई विवाद हुआ तो विवाद में कहा गया कि बेटी की जो माँ है उसने कहा कि बेटा तुम जाओ, ये कर लो, मैं देख लूंगी। तो इस पे क्या कहेंगे? अब इस तरह की हो सकता है कि होता है, देखिए हम तो ये मानते हैं दोनों तरफ कमियां हैं, लड़के भी वो हैं और लड़कियां भी हैं, दोनों तरफ बराबर स्थिति बनती जा रही है, अब किसी पर इस तरह से आरोप नहीं लगाया जा सकता। और बहुत बड़ी अगर चीज की बात करें तो आप बहुत पहले, जब से आप इस पेशे में हैं, कहीं ना कहीं 25 साल पहले की अगर बात कर लें तो हम लोग पेजर का इस्तेमाल करते थे। मोबाइल तो बहुत बाद में आया, और अब जब से मोबाइल आया है तो कहीं ना कहीं उस टाइम से ये चीजें बढ़ी हैं, लोगों के अंदर जागरूकता आई है, या कि फिर जो है जागरूकता पीछे चली गई? नहीं, मोबाइल से दुरुपयोग बढ़ा है, जागरूकता नहीं कहेंगे, दुरुपयोग ज्यादा हुआ है और उससे विवाद बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे ही थोड़ी बहुत झाए झाए हुई घर परिवार में, तो तुरंत माँ के पास फोन चला गया, परिवार के पास फोन हाँ, चला ये गया। समस्याएं आई हैं, तो ससुराल ये में कहीं ना रहते। कहीं इसको मानते हैं कि जब से मोबाइल बढ़ा तो ये समस्याएं बढ़ी। पहले क्या होता था कि लोग दूर दूर से शादी विवाह होते थे, कहीं पिताजी आएंगे 4-5 दिन लगेंगे, तो तब तक मामला शांत हो जाता था। देखिए मोबाइल का अपना अलग महत्व है, लेकिन विवाद मोबाइल से बढ़ा ये तो नहीं कहा सकते, लेकिन हाँ, कारक तो एक माना जा सकता है। चलिए, अब ये तो हो गई वकालत से जुड़ी पेशे की बात। अब बात कर लेते हैं जो है 25 नवंबर, जो इतिहास रचा गया अयोध्या में, तो उसमें एक धर्म ध्वजा फहराई प्रधानमंत्री मोदी ने, वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, और लमसम जो वहाँ सनातन की बात करें तो सनातन से जुड़े सभी लोग वहाँ मौजूद रहे। तो जरा अयोध्या के बारे में भी कुछ बात कर लें आपसे। पहले तो हम कहेंगे जय श्री सीताराम। जी। ये तो बहुत अच्छा रहा है और योगी जी जब से मुख्यमंत्री हुए हैं अयोध्या का बहुत विकास हुआ है और अयोध्या का स्वरूप होना चाहिए उसको बनाने का उन्होंने प्रयास किया और 25 तारीख को जो हुआ है वो हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए बड़ा गौरव का विषय है। विशेष तौर पर जो कारसेवक वहाँ शहीद हुए उनको मैं नमन करता हूँ और उनकी शायद आत्मा को बहुत ही शांति प्रदान हुई होगी कि आज मंदिर पूर्ण हो गया। ये भी कहा जा सकता है 500 वर्षों का वो काला इतिहास 25 नवंबर को खत्म हो गया, और उस 25 नवंबर की तारीख को, 25 नवंबर 2025 को इतिहास रचा गया। उस इतिहास के बारे में आप और भी कुछ बताएंगे, कहेंगे? हम तो क्योंकि मैं जहां तक जानता हूँ, शायद अयोध्या के पास से ही आपका जिला आता है, आप वहीं के रहने वाले हैं, तो जी, आप बेटर बता सकते हैं उसके बारे में। बाकी तो भगवान राम सबके हैं और सब राम के हैं। नहीं, हम लोग तो भगवान राम की प्रजा हैं, भगवान राम हमारे आराध्य हैं और हम तो ये मानते हैं कि समस्त जगत प्राणी में राम ही निवास करते हैं। वह वास्तव में एक स्वर्णिम तिथि के रूप में अंकित होगी इतिहास में और हम लोग तो उस दिन को भी याद करते हैं जब 6 दिसंबर को वहाँ पर कारसेवकों ने अपना योगदान दिया और बाबरी मस्जिद समाप्त हुई। जो ढांचा था वहाँ पे पहले मंदिर ही था और मंदिर की स्थापना हुई। हम लोग उसके लिए बाबा योगी को बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जिस तरह से अयोध्या का स्वरूप बनाया है। हम लोग तो श्री सीताराम के दास हैं और उन्हीं को प्रणाम करते हैं। आपने कहा कि योगी जी को धन्यवाद देते हैं, तो उसमें हाथ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का भी रहा, और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का भी रहा, तो वो भी तो इसके भागीदार नहीं, हैं। सभी लोगों का निश्चित रूप से, प्रधानमंत्री जी का, आरएसएस प्रमुख जी का, सबका रहा है। लेकिन राज्य के मुखिया होने के कारण उन्होंने जो सुविधाएं उपलब्ध कराई, जो प्रयास किया, और उनका शायद कोई दूसरी सरकार होती तो ये सुविधा न मिल पाती जो उन्होंने वहां प्रयास किया और सारी चीज सफल की। प्रधानमंत्री जी तो पूरे विश्व के बड़े नेता हैं। कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि हिंदू आस्था का वो केंद्र जो विश्व में जाना भी इसी विवादों की वजह से जाता था कि भारत के उत्तर प्रदेश में एक अयोध्या है, और अयोध्या हमेशा विवादों में रहती है। कितने वकीलों ने केस लड़ा, कितने लोगों ने, जजेस ने इस पे टिप्पणियां दी अपनी, और 25 नवंबर 2025 को एक काला इतिहास को खत्म किया गया। तो कहीं ना कहीं
जो है राम में जो आस्था है सभी की, हिंदू की जो आस्था है वो कहीं ना कहीं जीवित पाई गई। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि राम राम हमारी आस्था, राम एक व्यक्ति नहीं है। मतलब राम राम को आप अपने दिल में रखिए, तभी ये उत्तर प्रदेश और अब तभी ये भारत आगे की ओर बढ़ सकता है। तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, एकदम सत्य कहा है उन्होंने, जो कहा है सही है। राम तो जीवन है, राम तो हमारी सांस है, राम हमारे प्राण है। उन्होंने जो कहा सही कहा है। और राम हमारे आराध्य हैं, हमारी आस्था है। और ये जो हुआ है वो हमने पहले भी कहा कि ये तो स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा, इतिहास है ये, कि बहुत बड़ा काम हुआ है। और इसके लिए हम बार बार प्रधानमंत्री जी, स्वयं संचालक जी के साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जब से मुख्यमंत्री पद संभाला है, शायद ही कोई महीना 2 महीना बीता हो जब अयोध्या ना जाते हो। उन्होंने विशेष तौर पर उसका ध्यान दिया, इसलिए अयोध्या आज इस रूप में आ पाई है। राम जी के बारे में 4 लाइनें आपसे सुनेंगे। राम जी के बारे में देखिए, हम तो राम नाम का मंत्र ही लिए हैं, हमारे गुरु ही हैं राम का। तो राम तो हमारे जीवन है, उनके बारे में हम राम के बारे में क्या कह सकते हैं, राम तो हमारे प्राण है। एक स्तुति जो आपको मालूम हो, जो आप जानते हो और हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहें। हम बस राम को प्रणाम करते हैं और राम का नाम ले रहे हैं, बस यही हमारे राम आराध्य हैं, हमारा गुरु मंत्र है, इसलिए हम राम पर क्या कह सकते हैं। तो ये हमारे साथ थे दीनानाथ मिश्रा जी, जिन्होंने कहा कि राम हमारे आराध्य हैं और परिवार न्यायालय से लेके सभी बातों को उन्होंने बताया। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी और के साथ, तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं अपने कार्यक्रम को। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत हमारे यहाँ आए।